साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। आशा है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये क्लास बहुत दिनों बाद हो रही है, 2-4 दिनों बाद हो रही है। कारण ये है कि मेरी नाक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से मुझे छींक ज्यादा आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नमो भगवंत वासुदेवम उपर्युक्त वाक्यस्य शुद्ध रूपम अस्ति। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 125 प्रश्न हैं, जो कि हम उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा के लिए देख रहे हैं, जिसमें 125 प्रश्न पूछे जाते हैं। कोशिश करेगा कि आपके कुल 100 प्रश्न सही हो, 100 से ज्यादा प्रश्न सही हो तो अच्छा होगा। बाकी यह प्रैक्टिस सेट जो है अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, नमो भगवते वासुदेवाय। यह उत्तर इसका सही होगा, शुद्ध रूप होगा। ठीक है, नमः के योग में भगवान वासुदेव में चतुर्थी विभक्ति होकर भगवते वासुदेव रूप बनेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 को देखिए। हरिणाम हरिभ्याम और हरिभी किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं? पंचमी, चतुर्थी, तृतीया या सप्तमी? हरिणा, हरिभ्याम और हरिभी किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं? से उत्तर है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में हरिणा, हरिभ्याम और हरिभी होता है। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? दुर्वासा को, परशुराम को, वशिष्ठ को या विश्वामित्र को? कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि यानी कि बहुत ही जल्दी क्रोधित होने वाले महर्षि कौन है? से उत्तर है दुर्वासा। कालिदास ने एसह दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि यानी कि यह है अति क्रोधित दुर्वासा, ऐसा कहकर इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में ऐसा कहा है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि किस रचना से है यह पंक्ति, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से है। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? शिशुपाल वधम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम या नैषधीय चरितम? इनमें से कौन सी कृति भारवी की है? सही उत्तर हो जाएगा किरातार्जुनीयम। यह भारवी की रचना है, जो कि एक महाकाव्य है और भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। शिशुपाल वधम की बात करें तो यह किसकी रचना हो जाएगी? यह रचना है माघ की। कुमार संभवम है कालिदास की रचना और नैषधीय चरितम जो है यह श्रीहर्ष की रचना है। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद इनमें से कौन सा है? लक्ष्मी, विभु, शिव या श्री? किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है लक्ष्मी। किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य की रचना भारवी ने की थी और यह बृहत्त्रयी, जो संस्कृत के बृहत्त्रयी ग्रंथ है, उसमें यह प्रथम अनमोल ग्रंथ माना जाता है और इसमें कुल 18 सर्ग हैं। इसके प्रत्येक सर्ग का आरंभ श्री शब्द से हुआ है और अंत जो है वह लक्ष्मी शब्द से हुआ है। प्रश्न संख्या 6 को देखिए। आपको बताना है इनमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सही उत्तर है ऑप्शन सी। विकल्प सी की जो वर्तनी है यह शुद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है। विकल्प है हरिशंकर, दिन दिन, धन धान्य और घर बाहर। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, नहीं जो शब्द है ना, इस पर आप बहुत ही ज्यादा फोकस कीजिए, नहीं तो आते हुए प्रश्न, आसान से प्रश्न इस शब्द की वजह से बहुत ही ज्यादा गलत होते हैं। सही उत्तर है दिन दिन। यह जो दिन दिन शब्द है यह जो है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, न कि द्वंद्व समास का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है? बतियाना, अपनाना, गरमाना या समझाना? इनमें से नाम धातु क्रिया कौन सी है? कौन सी नहीं है, माफ कीजिएगा, कौन सी नहीं है आपको बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपनाना। नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? जो
धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे कि हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, समझ से समझाना। और विशेषण की बात करें तो गरम से गरमाना हो गया, ठीक है, चिकना से चिकनाना हो गया। ये जो क्रियाएं होती हैं यह नाम धातु क्रियाएं होती हैं, लेकिन यह जो अपनाना है यह नाम धातु क्रिया नहीं है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। अलंकारिकता, भाषिक विशिष्टता, वैज्ञानिकता या अनुप्रयुक्तता। इनमें से कौन सी विशेषता जो है प्रयोजन मूलक हिंदी की नहीं है, बताना है। सही उत्तर हो जाएगा अलंकारिकता। यह प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 10 को देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बाबूराव विष्णु पराड़कर, राजगोपालाचारी। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है भाषा से संबंधित। सही उत्तर है महात्मा गांधी। स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए महात्मा गांधी के सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई और इसकी स्थापना मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहां पर की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 है और यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। उपयुक्त पंक्तियों में निहित प्रमुख अलंकार कौन सा है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या अनुप्रास है? से उत्तर हो जाएगा इसका रूपक अलंकार। इसमें रूपक अलंकार है, कर उपमेय है और सरोज जो है उपमान है। इन दोनों का भेद रहित आरोपण होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ है। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? जीवात्मा का मानव बन जाना, मनुष्य द्वारा करने योग्य, वशीकरण द्वारा अन्य जीवों को मानव बना देना, या वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वो अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए तो वहां पर मानवीकरण, वहां से अभिप्राय होता है मानवीकरण का। ठीक है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 13 को देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताना है। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजरु कुंज समीर। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक या श्लेष? से उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार। यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? छप्पय में, कुंडलिया में, इंद्रवज्रा में या उपजाति में? आपको बताना है इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है। से उत्तर हो जाएगा कुंडलिया में। कुंडलिया छंद में प्रथम व अंतिम शब्द जो होता है वह समान होता है। और यह किस प्रकार का छंद है? यह विषम मात्रिक संयुक्त छंद है और इसके भी छप्पे की तरह, इसमें जो छप्पे होता है इसकी तरह कुंडलिया में भी 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला छंद मिलाने से यह छंद बनता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बनता है? रोला प्लस उल्लाला, सोठा प्लस रोला, दोहा प्लस उल्लाला या दोहा प्लस रोला? काफी आसान सा प्रश्न है। से उत्तर है दोहा और रोला छंदों से मिलकर कुंडलिया छंद बनता है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 11-13 के क्रम से 24 मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सोरठा, हरिगीतिका, रोला या दोहा? ध्यान से उत्तर दीजिएगा। पहले 11 है और बाद में 13, यानी 11-13 के क्रम से 24 मात्राएं होंगी तो वहां पर कौन सा छंद होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका सोठा। सोठा छंद होगा और यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस तरह का यह छंद है, सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है, और यह दोहे का उल्टा होता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए।
भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? मीमांसा दर्शन, शैव दर्शन, न्याय दर्शन या सांख्य दर्शन? भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? सही उत्तर है सांख्य दर्शन पर। बात करें भट्ट लोलट की, तो इनका जो दार्शनिक मत है वह मीमांसा दर्शन कहलाता है, जो कि ऑप्शन ए है। सभी ऑप्शन को देखते चलते हैं। और न्याय दर्शन की बात करें तो यह शंकुक का दर्शन कहलाता है। और शैव दर्शन की बात करें तो यह अभिनव गुप्त से संबंधित है। और सांख्य दर्शन जो है अभी हमने देखा, यह भट्टनायक से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? उन्माद, गर्व, रोमांच या हर्ष? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन सा संचारी भाव नहीं है, आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा रोमांच। यह संचारी भाव नहीं है, यह सात्विक भाव है, जिसमें स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु जिसे कंपन कहते हैं, वैवण्य जिसे रंग उतरना कहते हैं, अश्रु, प्रलय इत्यादि इनमें आते हैं। उन्माद, गर्व और हर्ष जो है संचारी भाव हैं, जो संख्या में 33 होते हैं। इसके अलावा देव कवि ने 34वां संचारी भाव बताया था छल को, और हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 35वां संचारी भाव भी बताया था, उसका नाम था चकपकाहट। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 को देखिए, सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोक्षेपकों की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5 या 6? और इनकी संख्या होती है 5। कौन कौन सी ये 5 संख्याएं होती हैं? पहला होता है विष्कंभक, जो बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला होता है। प्रवेशक होता है दूसरा। इसके अंतर्गत भी सूचना विष्कंभक की भांति दी जाती है, लेकिन इसका सूचक पात्र जो होता है वह अधम श्रेणी का होता है। यही बस अंतर होता है। तीसरी जो अर्थोक्षेपकों के तीसरे नंबर की जो है वह है चूलिका, जो कि पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना होती है, उसे हम चूलिका कहते हैं। इसके अलावा एक होता है अंकास्य। ऐसी यदि किसी ऐसी बात की सूचना दी जाए जिसमें अगले अंक के प्रारंभ होने का संकेत होता है, तो उसे अंकाश्य कहते हैं। देखिए ऐसे इसको मिलान वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद अंकावतार होता है 5वां, जहां प्रथम अंक की वस्तु का विच्छेद किए बिना दूसरे अंक की वस्तु आरंभ हो जाए, तो उसे हम अंकावतार कहते हैं। ठीक है। आशा है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगली क्लास में और अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं, काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। ऑप्शन ए है, गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य है, अलंकार बाह्य शोभा मात्र। गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभाकारक तत्व हैं। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। माधुर्य, प्रसाद, ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। जो कथन सही नहीं है उसका चुनाव करना है, और इसमें जो सही नहीं है वह है ऑप्शन सी, काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, काव्य गुण का विवेचन मिलता है। काव्य गुण, काव्य दोष दोनों का विवेचन देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ कौन है? 10 रूपक, साहित्य दर्पण, नाट्य शास्त्र या नाट्य लक्षण रत्न कोश? इनमें से कौन सी रचना भरत मुनि की है, आपको बताना है। से उत्तर हो जाएगा नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि की रचना है, और इसमें नाटकों के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन देखने को मिलता है। इस ग्रंथ में कुल 36 अध्याय हैं। इसे याद रखिएगा। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं और लगभग 5000 श्लोक हैं। आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। भरत मुनि ने स्वयं ही नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा था। ठीक है। जबकि यह जो 10 रूपक रचना है यह किसकी है? धनंजय की रचना है। साहित्य दर्पण जो है आचार्य विश्वनाथ की रचना है। प्रश्न संख्या 22 है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? और हमेशा ही परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो गलत नहीं होगा आपका।
ऑप्शन है जयदेव, दंडी, मम्मट या हेमचंद। आपको बताना है यह काव्य लक्षण किसके द्वारा दिया गया है, किस विद्वान के द्वारा दिया गया है। और इसका राइट आंसर है मम्मट। यह मम्मट के द्वारा दिया गया काव्य लक्षण है। प्रश्न संख्या 23 को देखिए। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? कॉलरिज से, एलियट से, वर्ड्सवर्थ से या रिचर्ड से? उत्तर है ऑप्शन बी, इलियट से। टीएस इलियट द्वारा संपादित यह सिद्धांत है। टीएस इलियट ने ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट शीर्षक निबंध के उत्तरार्ध में निर्वैयक्तिकता पर विचार किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा कि किस रचना में इन्होंने निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत पर विचार किया था। प्रश्न संख्या 24 को देखिए। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार किसका है? वर्ड्सवर्थ का, मैथ्यू अर्नोल्ड का, शेली का या कॉलरिज का? से उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ड्सवर्थ का विचार है। प्रश्न संख्या 25 है। ईश्वर मर गया यह घोषणा किसने की? सार्त्र ने, मार्क्स ने, हीगल ने या नीत्शे ने? और इसका राइट आंसर हो जाएगा नीत्शे। प्रश्न संख्या 26 को देखिए। अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अभिव्यंजना मानसीय चित्र है, सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है या शब्द, रेखा, चित्र आदि अभिव्यंजना के उपकरण मात्र हैं। ऐसे प्रश्न केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं में और नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, यह कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 27 को देखिए। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? रस को, वक्रोक्ति को, ध्वनि को या अलंकार को? इनमें से किसे ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं? सही उत्तर है रस। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद की यह मान्यता है कि रस जो है आनंद स्वरूप ब्रह्म है। बात करें अगर वक्रोक्ति की, तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता कुंतक माने जाते हैं। वहीं ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आनंदवर्धन माने जाते हैं। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? यह है भामा। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अब हैं। विशाल भारत के प्रथम संपादक कौन थे? मोहन सिंह सेंगर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, इलाचंद जोशी या पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी? विशाल भारत एक पत्रिका थी और इसके संपादक, प्रथम संपादक कौन थे, आपको बताना है। से उत्तर है पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। यह 1928 से प्रकाशित होना आरंभ हुआ था। कहाँ से? कोलकाता से प्रकाशित होना आरंभ हुआ था। और इसके संस्थापक जो थे वह रामानंद चट्टोपाध्याय जी थे। और सन 1928 से लेकर 1937 तक इसका संपादन इन्होंने किया था, बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने। प्रश्न संख्या 29 है। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन इनमें से किसने किया है? हरिवंश राय बच्चन ने, धूमिल ने, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने या प्रभाकर माचवे ने? जो भी नए विद्यार्थी आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर आप अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही उत्तर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रभाव पत्रिका का संपादन बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया था। प्रश्न संख्या 30 को देखिए। उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या ठाकुर जगमोहन सिंह? कोई भी परीक्षा होती है तो भारतेंदु युग से प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो भारतेंदु युग को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा युग है और बहुत ही कम रचनाकार देखने को मिलते हैं, तो इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, किशोरीलाल गोस्वामी। इन्होंने अपने उपन्यासों को प्रकाशित करने के लिए उपन्यास नामक पत्रिका निकाली थी। प्रश्न संख्या 31 है। निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस तरह से आजकल की परीक्षाओं में नई रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? क्षमा कौल, सूर्यबाला, मधु कांकरिया या राजी सेठ? सही उत्तर है राजी सेठ। यह उपन्यास जो है निष्कवच, यह राजी सेठ जी द्वारा लिखा गया है।
प्रश्न संख्या 32 है, डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, इसमें तत्कालीन संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है, इसमें समय और स्थान के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी जाती है और इसमें लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। से उत्तर है ऑप्शन ए, इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, यह कथन संगत नहीं है। प्रश्न संख्या 33 को देखिए, कलम का मजदूर किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल, मदन गोपाल, अमृत राय या प्रेमचंद? से उत्तर है ऑप्शन बी, मदन गोपाल। कलम का मजदूर नाम से मदन गोपाल ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी। इसके अलावा अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी। शिवरानी देवी जी ने भी इनकी जीवनी लिखी है प्रेमचंद घर में नाम से। प्रश्न संख्या 34 है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा, अज्ञेय, अमृत राय या विष्णु प्रभाकर? इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है, यानी जिसने जीवनी नहीं लिखी है? सही उत्तर है अज्ञेय। अज्ञेय ने जीवनी नहीं लिखी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किसकी जीवनी लिखी है? इन्होंने लिखी है निराला की जीवनी, निराला की साहित्य साधना नाम से। इसके अलावा अमृत राय ने लिखी है प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही नाम से और विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र की जीवनी लिखी थी, किस नाम से? आवारा मसीहा के नाम से। प्रश्न संख्या 35 को देखिए, निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है, यानी कि इनमें से कौन सी आत्मकथा कमलेश्वर की है? अपनी धरती, अपने लोग, जलती हुई नदी, परी पर्वत या जूठन? सही उत्तर है जलती हुई नदी। यह कमलेश्वर की आत्मकथा का तीसरा भाग है, जिसकी रचना 1999 में हुई थी। यह रचना 1999 में इसकी हुई थी। भाग 1 का नाम था जो मैंने जिया, जो कि 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और भाग 2 का नाम था यादों का चिराग, जो कि 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जूठन की बात करें तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, जो कि एक दलित आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 36 को देखिए, इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने प्रारंभ में ब्रजभाषा और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं लिखी थीं। आचार्य शुक्ल के प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतन परक निबंध चिंतामणि भाग 2 में संकलित हैं। उनके सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखे निबंध रस मीमांसा नामक ग्रंथ में संकलित हैं। उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक का बुद्ध चरित नाम से खड़ी बोली हिंदी में पद्य अनुवाद किया था। और यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित? सही उत्तर है ऑप्शन डी, इन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक बुद्ध चरित नाम से खड़ी बोली हिंदी में पद्य अनुवाद किया था, ऐसा नहीं है। इन्होंने अंग्रेजी की एक पुस्तक थी लाइट ऑफ एशिया, इसका बुद्ध चरित नाम से अनुवाद तो किया था, लेकिन यह अनुवाद इन्होंने ब्रजभाषा में किया था, खड़ी बोली में नहीं किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 है, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य इनमें से कौन है? भामह है, रुद्रट है, मम्मट है या विश्वनाथ है? वक्रोक्ति विरोधी आचार्य इनमें से कौन है? सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। विश्वनाथ ने कुंतक के सिद्धांतों का खंडन किया है, जो कि वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 38 है, मंगल करनी, कलिमल मलहरनी, तुलसी कथा, रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई, हरिगीतिका, अरोला या मालिनी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिगीतिका। इसमें हरिगीतिका छंद है। हरिगीतिका जो है एक सममात्रिक छंद होता है, जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 39 को देखिए, अराती सैन्य सिंधु में सुबाण वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो में कौन से गढ़ हैं? और गढ़ों में दिया गया है जगड़, रगड़, जगड़, रगड़, जगड़, गुरु। इस तरह से आपको देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
राइट आंसर है ऑप्शन ए जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ और गुरु। इन पंक्तियों में ये गढ़ हैं। प्रश्न संख्या 40 को देखिए, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कन्नड़, मलयालम, बंगाली या तेलुगु? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? से उत्तर है बंगाली। बंगाली भाषा जो है यह भारूपीय परिवार की भाषा है, जबकि कन्नड़, मलयालम, तेलुगु ये जो है द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 41 है, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ? संस्कृत निष्ठ हिंदी, मानक हिंदी, पुरानी हिंदी या कठिन हिंदी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानक हिंदी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 42 है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का, जॉन गिलक्राइस्ट का, कामता प्रसाद गुरु का या जॉर्ज ग्रियर्सन का? भाषा की यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कामता प्रसाद गुरु की यह भाषा की परिभाषा है। प्रश्न संख्या 43 देखिए, कुप्पी, टोपी, नीर, पापड़ किस भाषा परिवार से हिंदी में आगत शब्द हैं? द्रविड़ भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, सामी हामी परिवार या चीनी तिब्बती परिवार? और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर है इसका द्रविड़ भाषा परिवार। यह द्रविड़ भाषा परिवार से हिंदी में आए आगत शब्द हैं। ठीक है, इस भाषा परिवार के अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाएं आती हैं और जो तमिल है यह सबसे पुरानी भाषा माना जाता है। प्रश्न संख्या 44 को देखिए, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या अवधी? सही उत्तर है ऑप्शन डी अवधी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी गढ़ी ये तीन बोलियां जो हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न संख्या 44 देखिए, इनमें से कौन सा कथन गलत है? विकसित और प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। बोली दैनंदिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। विभाषा बोली का विकसित रूप है। आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, यह गलत कथन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 46 को देखिए, भारतीय भाषाओं के भाषा संरक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। टी.एस. तोसीटोरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, सुनीति कुमार चटर्जी या सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन? सही उत्तर है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनके अध्यक्षता में यह कार्य संपन्न हुआ था, भाषा सर्वेक्षण का कार्य। ग्रियर्सन अंग्रेजी जमाने में इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी थे और भारतीय विद्या विशारदों में विशेषतः भाषा विज्ञान के क्षेत्र में इनका स्थान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए गए हैं। हिंदी भाषा से, मराठी भाषा से, बंगला भाषा से या सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से? सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं से। प्रश्न संख्या 48 को देखिए, अवधी भाषा की शब्दावली कैसी है? तत्सम बहुला है, देशज बहुला है, तद्भव बहुला है या विदेशी शब्द बहुला है? अवधी भाषा की शब्दावली तद्भव बहुला है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 को देखिए, उसका सब कुछ लुट गया इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक? उसका सब कुछ लुट गया इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसमें है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 50 को देखिए, पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध या संज्ञा पदबंध? क्रिया की विशेषता बताने वाले पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं और इसमें भी क्रिया विशेषण पदबंध है, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? पक्षी, बाज, मकड़ी या गेंडा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मकड़ी जो है यह सदैव स्त्रीलिंग शब्द में प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 52 है, दिक् धन गज की संधि इनमें से कौन सी होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिक् धन गज दिग्गज होगा, जिसमें व्यंजन संधि है। जब क, च, ट, प के बाद कोई भी स्वर हो या वर्ग का, यानी वर्गीय व्यंजन कहते हैं, जैसे क वर्ग में क ख ग, च वर्ग में च छ ज ञ आते हैं तो उन्हें वर्ग कहते हैं। तो यह वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण या अंतस्थ वर्णों में से य, र, ल, व में से कोई हो तो क, च, ट और त और प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, जो कि यहाँ पर हुआ है। क जो है अपने ही वर्ग के ग में, यानी कि तीसरे वर्ण में बदल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क जो है आधा है, इसलिए यहाँ पर भी ग आधा हुआ है। प्रश्न संख्या 53 है, हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? 8, 6, 2 या 4? आवाज अगर आपको सही नहीं आ रही हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। मैंने क्लास में सबसे पहले ही बताया कि मेरी नाक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सही उत्तर है 4। हिंदी में शब्द भंडार 4 प्रकार के शब्द भंडार हैं हिंदी शब्द भंडार में, जो कि हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज। ये 4 प्रकार के शब्द हैं। प्रश्न संख्या 54 है, बाढ़ के पर्यायवाची के लिए कौन सा उचित विकल्प है? शर, श्रीलिमुख, तीर, विभूति, शायक, वार और शर, तोप। इनमें से बाढ़ के पर्यायवाची का विकल्प कौन सा है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शर और श्रीलिमुख। ये बाढ़ के पर्यायवाची हैं। बाढ़ के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? एक तो तीर है, हम जानते ही हैं, इसके अलावा तोमर भी है। एक बाढ़ का पर्यायवाची होता है विशीख। ठीक है, इसे याद रखिएगा, थोड़ा सा अलग है तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके अलावा नाराज जो है यह भी बाढ़ के पर्यायवाची शब्दों में आता है। सर जो है यह भी बाढ़ के पर्यायवाची में आता है, जो ऑप्शन में है। इसके अलावा ईशु भी है एक बाढ़ के पर्यायवाची में। ठीक है, इन पर्यायवाचियों को याद रखिएगा। एक शब्द बाढ़ के पर्यायवाची का होता है शायक। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 55 है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना है। कुरंग, शार्दुल, वाजी या शश? कुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? तुरंग का पर्यायवाची शब्द होगा बाजी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह किसके पर्यायवाची हैं? यह है घोड़ा के पर्यायवाची, जिसे अश्व कहते हैं, जिसमें आता है और अश्व आता है, घोटक आता है एक पर्यायवाची, और क्या होता है? एक होता है रविसुत पर्यायवाची। ठीक है, और सैंधव भी होता है एक पर्यायवाची, घोड़े का, अश्व का, सैंधव माफ कीजिएगा। अगर बात करें शार्दूल जो है यह किसके पर्यायवाची है? तो ये है शेर का पर्यायवाची, जिसे हरि भी कहते हैं, केहरी भी कहते हैं, मृगराज भी कहते हैं, मृगेंद्र भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 56, वायु सखा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? सुगंध, अग्नि, पुष्प या अरविंद? और इसका सही उत्तर है अग्नि। अग्नि को वायु सखा कहते हैं, पर्यायवाची में आता है। इसके अलावा अगर बात करें तो आग कहते हैं, पावक कहते हैं, अनल कहते हैं, दहन कहते हैं, धूम केतु भी कहते हैं, और एक पर्यायवाची होता है कृषाणु। ठीक है, यह भी पर्यायवाची में आता है आग के। प्रश्न संख्या 57 है, स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा? अजाति, कुजाति, सुजाति या विजाति?
से उत्तर है विजाति, स्वजाति का विलोम होगा विजाति। प्रश्न संख्या 58 देखिए, वह कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो? यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या उपवाक्य? और सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मेरे को भूख है, कल घर आऊंगा, राजा जरूर मरेगी, वह बोले। इनमें से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। से उत्तर हो जाएगा कल घर आऊंगा, यह शुद्ध है। इसके अलावा मेरे को भूख है में का शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझे भूख है। राजा जरूर मरेंगे, यह शुद्ध वाक्य होगा। और वह बोले, यह भी मुझे शुद्ध लग रहा है, हालांकि इसका शुद्ध रूप वह बोला भी होगा। प्रश्न संख्या 60 देखिए, कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। इनमें से कौन सा वाक्य सही होगा? सही उत्तर है बैल और बकरी घास चरते हैं। प्रश्न संख्या 61 को देखिए, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जो उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत लेता है या जो मित्रता को नहीं मानता। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? सही उत्तर है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 62 है, जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मृण्मय, उऋण, उत्तीर्ण या भारहीन? से उत्तर हो जाएगा उऋण, यानी कि ऑप्शन बी, जिसने ऋण चुका दिया हो वह उऋण हो गया। ठीक है, उत्तीर्ण यानी कि जिसने परीक्षा प्राप्त कर ली हो उसे उत्तीर्ण कहते हैं, और जिस वस्तु का वजन न के बराबर हो तो उसे हम भारहीन कहते हैं। इसके अलावा यह जो मृण्मय है, जो वस्तु मिट्टी की बनी होती है उसे मृण्मय कहते हैं। प्रश्न संख्या 63 है, ऊंट के मुंह में जीरा इस लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? बीमारी की दवा, स्वाद बढ़ाने का उपाय, चाल बढ़ाने का संकेत या बहुत कम मात्रा में आपूर्ति? से उत्तर है ऑप्शन डी। आसान सा प्रश्न था, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकलना, बालू से तेल निकालना? सही उत्तर है चांद पर थूकना। इस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होता है, इसका अर्थ होता है निर्दोष पर कलंक लगाना। शेष तीनों मुहावरे जैसे कि खरगोश का सींग निकलना, पानी से घी निकलना और बालू से तेल निकालना, इनका अर्थ असंभव होना होता है। यह एक अच्छा प्रश्न था, इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 65 है, आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? घनघोर वर्षा होना, बहुत अधिक उपद्रव करना, बहुत भारी प्रयास करना या नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पर पहुंचना? सही उत्तर है बहुत भारी प्रयास करना। प्रश्न संख्या 66 को देखिए, आगे कुआं पीछे खाई, इसका क्या अर्थ होता है? दोनों ओर विपत्ति होना, दोनों ओर हरे गड्ढे होना, पहले कुआं खोदना फिर खाई या सामने कुआं पीठ पीछे खाई? और यह भी आसान सा प्रश्न है, इसका अर्थ होता है दोनों ओर विपत्ति होना। प्रश्न संख्या 67 को देखिए, अति सक्रिय छात्रों की एक कक्षा में पाठों में एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रूप सर्वोत्तम होगा? दृश्य कला, प्रदर्शनकारी कला, शिल्प या संगीत? से उत्तर है प्रदर्शनकारी कला, यानी ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 68 देखिए, मुद्रण अभिन्यास स्थिति यानी प्रिंट लेआउट मोड में हम क्या करते हैं? बाह्य रेखांकन उपकरण देख सकते हैं, प्रलेख देख सकते हैं क्योंकि यह मुद्रित पृष्ठ पर दिखाई देता है, केवल पाठ्य भाग संबंधी विषय वस्तु देख सकते हैं, न कि आरेख, और प्रलेख का पाठन करने के लिए उपलब्ध क्षेत्र को अधिकतम कर सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि बहुत सारी परीक्षाओं की बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और EMRS की वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिल सकती है। तो इस तरह के प्रश्नों के भी
प्रैक्टिस आपको होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो केवल एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते आज के समय में, क्योंकि अभी वैकेंसीज सालों बाद निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रलेख देख सकते हैं क्योंकि यह मुद्रित पृष्ठ पर दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 69 है, अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जा सकता है? एकांकी समाचार, डायरी समाचार, सनसनीखेज समाचार या गर्म समाचार। और राइट आंसर है ऑप्शन डी, गर्म समाचार, जिसे हॉट न्यूज भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 70 है, निम्नलिखित में से कौन प्रभुत्ववादी अनुदेशात्मक आव्यूह का प्रकार नहीं है? योजना विधि, व्याख्यान विधि, अनुवर्ग शिक्षण या पाठ प्रदर्शन। सही उत्तर है योजना विधि। यह प्रभुत्व अनुदेशात्मक आव्यूह का प्रकार नहीं है। और प्रोजेक्ट विधि जो होती है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? यह है जॉन डेवी के शिष्य W.H. किलपैड्रिक। ठीक है, यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रश्न, इन्हें याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 71 है, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशिष्टता क्या नहीं है? अनुप्रयुक्तता, भाषिक विशिष्टता, कलात्मकता या वैज्ञानिकता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलात्मकता। प्रश्न संख्या 72 है, जनसंचार का कौन सा माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है? दूरदर्शन, पत्रिकाएं, वीडियो या सिनेमा। आसान सा प्रश्न है। राइट आंसर है पत्रिकाएं। ठीक है, इसे देख और सुनते नहीं है, देखते तो हैं, देखकर पढ़ते हैं लेकिन सुनते नहीं है। प्रश्न संख्या 73 है, कृष्णैकत्वम शब्द में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, अयादि या दीर्घ। से उत्तर है वृद्धि संधि। इसमें वृद्धि संधि है जिसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित शब्द में नए तत्पुरुष समास कौन सा है? निम्नलिखित शब्द में नहीं होगा, निम्नलिखित ऑप्शंस में से नए तत्पुरुष समास किस में होगा? रोग मुक्त में, राजपुरुष में, अभाव में या पुत्र हितम में। सही उत्तर है अभाव शब्द में। अभाव शब्द में तत्पुरुष नए तत्पुरुष समास होगा। इसके अलावा अगर बात करें रोग मुक्त में, तो यहाँ पर रोग से मुक्त विग्रह होगा और यह अपदान तत्पुरुष हो जाएगा। राजपुरुष में संबंध तत्पुरुष समास होगा और पुत्र हितम में कौन सा होगा? पुत्र के लिए हित यानी कि संप्रदान तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? जिंदगी और जोक धर्मवीर भारती, बंद गली का आखिरी मकान मोहन राकेश, राजा निर्बंसिया कमलेश्वर या इंसान के खंडहर अमरकांत। इनमें से कौन सा कथन, कौन सा विकल्प असंगत संगत है, माफ कीजिएगा, संगत बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की रचना है। इसके अलावा जिंदगी और जोक की बात करें तो यह धर्मवीर भारती की नहीं, अमरकांत की रचना है। और बंदगली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की रचना है। इंसान के खंडहर मोहन राकेश की रचना है। प्रश्न संख्या 76 है, आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं है, इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में यह कथन किसका है? कमलेश्वर का, राजेंद्र यादव का, मोहन राकेश का या निर्मल वर्मा का। और यह होता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यह कमलेश्वर का कथन है नई कहानी के संबंध में, यानी कि ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं, कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है और उसके बाद हमें कूट का चयन करना है। कहानीकार हैं कृष्णचंद्र, हरिशंकर परसाई, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। कहानियां हैं जहां लक्ष्मी कैद है, राजा निर्बंसिया, महुए का पेड़, 5 रुपए की आजादी और वापसी। मिला लेते हैं इन्हें। महुए का पेड़ जो है यह कृष्णचंद्र की रचना हो जाएगी। इसके अलावा हरिशंकर परसाई की रचना हो जाएगी 5 रुपए की आजादी। राजेंद्र यादव की बात करें तो इनकी रचना हो जाएगी जहां लक्ष्मी कैद है। और कमलेश्वर की रचना हो जाएगी राजा निर्बंसिया। इसके अलावा अगर वापसी की बात करें तो या वापसी जो है उषा प्रियंवदा की रचना है। ठीक है, उस तरह से इसका विकल्प जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए।
प्रश्न संख्या 78 है, गैगरीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? सरल और शांत थी, उद्धत और चंचल थी, पुस्तक पढ़ने की शौकीन थी या चोरी से क्लास से भागने वाली थी? सही उत्तर की बात करें तो यह उद्धत और चंचल लड़की थी और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी, यानी बी और डी दोनों सही होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, आपको बताना है किस कहानी से है। ममता से, कफन से, रोज से या परिंदे से? सही उत्तर है कफन से। प्रेमचंद जी की कहानी कफन से यह कथन उद्धृत है यानी लिया गया है। प्रश्न संख्या 80 है, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर, शिव प्रसाद सिंह, महीप सिंह या विष्णु प्रभाकर? समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? यह है कमलेश्वर, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है, राग दरबारी किस विधा की रचना है? काव्य है, उपन्यास है, निबंध है या रिपोर्टाज है? आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। यह श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, इनके उपन्यासों में विश्रामपुर का संत है, सोनी घाटी का सूरज है, सीमाएं टूटती हैं और पहला पड़ाव इत्यादि हैं जो पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 82 है, 52 ने दो आजाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में नाप लिया। यह कथन किसका है? सुमलत दास का, पाकिस्तानी सीमा रक्षक सिपाही का, फणीश्वरनाथ रेणु का या डॉक्टर प्रशांत का? यह कथन है फणीश्वरनाथ रेणु का, जो कि इनके उपन्यास मैला आंचल से लिया गया है। मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 83 है, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? बाणभट्ट की आत्मकथा की, चित्रलेखा की, दिव्या की या पुनर्नवा की? भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा की नायिका। प्रश्न संख्या 84 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम इनमें से क्या होगा? उपन्यास है नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे, वे दिन और भाग्यवती। सबसे पहले अगर बात करें तो वो उपन्यास होगा भाग्यवती, उसके बाद नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे और वे दिन। इनके समय को देख लेते हैं। भाग्यवती हो जाएगी 1877 में भाग्यवती उपन्यास। नदी के द्वीप कब प्रकाशित हुआ था? 1951 ईस्वी में। उसके अलावा अंधेरे बंद कमरे यह मोहन रकेज का उपन्यास है, जो कि 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और वे दिन निर्मल वर्मा की रचना है, 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण है? उसमें झूठ को सच के रूप में दिखाया गया है, उसमें विभाजन, भारत पाकिस्तान विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत है, उसमें मनुष्यता को हराते हुए दिखाया गया है या उसमें रचनाकार कुछ भी अपनी ओर से नहीं कहता है? उपन्यास की लोकप्रियता का कारण था क्योंकि वह भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित था, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यह उपन्यास जो है दो भागों में विभाजित है, जिसका पहले भाग का नाम है वतन और देश, जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और दूसरे भाग का नाम था देश का भविष्य, जो कि 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 86 है, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल या विष्णु प्रभाकर? वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों की श्रेणी में रखा जाता है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है।
प्रश्न संख्या 87 है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा? उपन्यास है बोध और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष और मानस का हंस। सबसे पहले इनके समय को देख लेते हैं। बोध और समुद्र की बात करें तो यह 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सुहाग के नुपुर जो है 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वहीं अमृत और विष आता है 1966 ईस्वी में और मानस का हंस 1972 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इस तरह हम देखते हैं कि विकल्प ए ही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 है, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? मल्लिका का, प्रियंगु मंजरी का, कालिदास का या विलोम का? यह कथन मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन से लिया गया है और आपको बताना है कि यह कथन किस पात्र द्वारा कहा गया है। सही उत्तर है प्रियंगु मंजरी के द्वारा। प्रश्न संख्या 89 है, किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया था? रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर या लक्ष्मी नारायण लाल ने? से उत्तर है रामकुमार वर्मा ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया था। इनके एकांकियों में प्रसिद्ध जो है वह है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, कौमुदी महोत्सव और दीपदान तो सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा। प्रश्न संख्या 90 को देखिए, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों को सही क्रम में लगाना है। कवि हैं श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और राम नरेश त्रिपाठी। तो सबको समय से हम लगा लेते हैं। अगर बात करें श्रीधर पाठक की तो इनका जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में। उसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और इनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में और राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना सुन के पातशाह जी श्री अकबर शाही जी आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया। रास बंचना पूरन भया, आम खास बर खास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध किस रचना से है? 84 वैष्णवन की वार्ता, चंद छंद वर्णन की महिमा, 252 वैष्णवन की वार्ता या आईने अकबरी की भाषा वचनिका? यह पंक्ति है ऑप्शन बी, चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि गंग कवि द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 92 को देखते हैं। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मनस्थिति का द्योतक है? असहायता, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति, कमी पूरा न करने की लाचारी या राक्षसी वृत्ति का सामना न कर पाने की चिंता? से उत्तर है भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है और यह मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 93 को देखिए। आगे की रचना इनमें से कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षण भर, हुंकार या पवन दूत? सही उत्तर है हरी घास पर क्षण भर, जो कि आगे की रचना है। प्रश्न संख्या 94 है, कौन सी काव्य कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? नास और निर्माण, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना या बुनी हुई रस्सी? इनमें से कौन सी रचना जो है गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? यह है बुनी हुई रस्सी, जो कि गिरजा कुमार माथुर की रचना नहीं है। यह किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है।
प्रश्न संख्या 95 है, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन हैं? दूधनाथ सिंह, विजय देवनारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा या धर्मवीर भारती। से उत्तर है इसका विजय देवनारायण शाही। यह काव्य संग्रह विजय देवनारायण शाही द्वारा संपादित किया गया है। प्रश्न संख्या 96 है, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? अज्ञेय की, जगदीश गुप्त की, भारत भूषण अग्रवाल की या गिरजा कुमार माथुर की। यह पंक्तियां किसकी हैं? से उत्तर है अज्ञेय की। यह पंक्तियां अज्ञेय जी की हैं। प्रश्न संख्या 97 को देखिए, किन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया है? तार सप्तक के कवियों को, प्रथम तार सप्तक के कवियों को, दूसरे तार सप्तक के कवियों को या चौथे तार सप्तक के कवियों को। राहों का अन्वेषी कहा गया था तार सप्तक के कवियों को, यानी कि ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 है, यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है, व्यक्ति को समाज से अनुकूल बने रहकर जीना चाहिए, कुत्सा और अपमान व्यक्ति को झुका देते हैं, व्यक्ति निराश होकर समाज के पास ही जाता है या व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। सही उत्तर है व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है, यानी कि ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 99 है, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि हैं? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय या नरेश मेहता। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अज्ञेय आसान सा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 100 है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? 1929 में, 36 में, 26 में या 43 में। सही उत्तर हो जाएगा 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ की का प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था और यहीं से प्रगतिवाद साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में E.M. फोस्टर्स के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की बैठक हुई और जिसमें भारत से डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने भाग लिया था और इन्हीं दो लोगों ने 1935 में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक की स्थापना की थी, लेखक संघ की स्थापना, और बाद में इसका प्रथम अधिवेशन जो है 1936 में लखनऊ में हुआ था। प्रश्न संख्या 101 है, निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता या नैपथ्य। से उत्तर है तुलसीदास रचना में, यानी कि ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। तुलसीदास एक खंड काव्य है। प्रश्न संख्या 102 है, किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है? प्रसाद को, निराला को, पंत को या महादेवी वर्मा को। से उत्तर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 103 है, किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? युगांत में, लोकायतन में, वीणा में या पल्लव में। से उत्तर है ऑप्शन डी पल्लव। पल्लव की भूमिका में सुमित्रानंद पंत जी ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है और पल्लव की भूमिका को ही छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 104 है, छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? 1935, 1940, 1938 या 1941 में। सही उत्तर है 1935 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 को देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनामिका, महादेवी वर्मा, वीणा पंत, झरना प्रसाद, साध्य काकली, निराला। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है अनामिका, जो कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, यह निराला की रचना है। प्रश्न संख्या 6 है, रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? घीसा, सबिया, बदलू या रामा।
सही उत्तर है बदलू। बदलू संस्मरण है और इसमें एक पात्र है रधिया। इसमें कुम्हार है बदलू और उसकी रधिया पत्नी होती है। उसमें सरल दाम्पत्य का प्रेम प्रकट किया गया है, उसमें दिखाया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 107 है, कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? लज्जा, निर्वेद, काम या आनंद? सही उत्तर है काम गोत्र की। कामायनी में श्रद्धा काम गोत्र की होती है, इसलिए उसका दूसरा नाम कामायनी भी है। प्रश्न संख्या 8 है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया, वह कौन है? नाथुराम शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? भारतेंदु युग का वह द्विवेदी युग का माफ कीजिएगा, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु और साहित्य सुधाकर भी कहा जाता है, यह है नाथुराम शर्मा शंकर, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि इनमें से कौन है? द्विवेदी जी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र? सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद मधुप नाम से करते थे। प्रश्न संख्या 110 है, साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या राजा शिव प्रसाद? सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 11 है, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? जागरण काल, निर्माण काल, पुनर्जागरण काल या सुधार काल? भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं, सुजान हित कृपाकंद वियोग बेली किस कवि की रचनाएं हैं? भूषण, भिखारीदास, घनानंद या आलम? से उत्तर है घनानंद। ये रचनाएं सुजान हित कृपाकंद वियोग वेली घनानंद की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 113 देखिए, बिहारी की रचना का क्या नाम है? और बहुत ही आसान सा प्रश्न है यह, फिर भी नाम एक जैसे होने की वजह से गलतियां हो जाती हैं, तो नाम को ध्यान से पढ़ते हैं, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बिहारी सतसई, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14 है, रामचंद्रिका का समय क्या है? केशवदास की रचना है रामचंद्रिका और इसका समय क्या है? 1501, 1601, 1801 या 1701 ईस्वी? सही उत्तर है 1601 ईस्वी। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा में एक रात में ही कर दी थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, रीतिकालीन किस कवि को ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है? पद्माकर, घनानंद, सेनापति या केशव को? किस रीतिकालीन कवि को ऋतु वर्णन में श्रेष्ठ कवि माना जाता है? ये कवि है सेनापति, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा, क्रम से लगाने वाले प्रश्नों में माना जाता है 89 ईस्वी में या 89 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम था हीरामणि दीक्षित और इनकी रचनाएं हैं कवित्र रत्नाकर और एक कौन सी रचना है इनकी? काव्य कल्पद्रुम। प्रश्न संख्या 16 देखिए, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? सही उत्तर है ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 17 देखिए, भक्तमाल के रचयिता कौन है? सही उत्तर है नाबादास। प्रश्न संख्या 18 है, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? सिरु पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, राम सीता संवाद या काकभूषणी गरुड़ संवाद? सही उत्तर है राम सीता संवाद, इसमें नहीं मिलता है। प्रश्न संख्या 19 है, तुलसीदास की कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी गई थी?
सही उत्तर है ऑप्शन ए कवितावली। इसे इन्होंने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखा था, जबकि हनुमान बाहु इन्होंने बाहु पीड़ा यानी कि जो बाह है उसकी पीड़ा के निवारण हेतु लिखी थी। प्रश्न संख्या 20 है, गोस्वामी तुलसीदास की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? 2, 4, 3 या 1? ध्यान दीजिएगा, उत्तरकांड संबंधी वर्णन पूछा गया है और यह इनकी 4 कृतियों में प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन सी वो कृतियां हैं? एक है रामचरितमानस, दूसरी गीतावली, तीसरा वर्वे रामायण और चौथी कवितावली। प्रश्न संख्या 121 देखिए, साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किसने किया? केशवदास ने, रामानंदाचार्य ने, सूरदास ने या तुलसीदास ने? साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किसने किया था? सही उत्तर है तुलसीदास ने, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने रामचरितमानस के बालकांड में स्पष्ट लिखा है कि कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरिसम सबका हित होई। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 देखिए, श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूरा किया था? और यह प्रश्न अधिकतर ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में इसे पूरा किया था। इसकी प्रश्न संख्या 23 है, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक, सबद, रमैनी या साखी? सही उत्तर है बीजक। बीजक नाम से कबीर की वाणी का संग्रह मिलता है और यह संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने किया था, जिसके 3 भाग देखने को मिलते हैं। वो कौन से 3 भाग हैं? वह है साखी, सबद और रमैनी। प्रश्न संख्या 24 देखिए, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? श्रृंगारिकता, वीरता, रीति या भक्ति? सही उत्तर है भक्ति, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 125 है और यह इस क्लास का अंतिम प्रश्न है कि जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्मसूरी, हेमचंद सूरी, शालिभद्र सूरी या जिनदत्त सूरी? हमने बीच में किसी भी टॉपिक से हटकर कोई भी बात नहीं की, तो यह क्लास काफी कम समय में आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई। कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। सही उत्तर है इसका धर्मसूरी। जम्बू स्वामी रास धर्मसूरी की रचना है। तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।